नमस्कार दोस्तों। इस समय देश आर्थिक असमानता के हालात से गुजर रहा है। देश में बेगारी, जिसे बेरोजगारी कहते हैं, वो चरम पर है। हम दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार देश हैं। सबसे बड़े हम भूखमरे देश हो गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब से भी हम बुरी हालत में हैं। और हालात तो इतने बुरे हैं कि परिवारवाद चरम पर हावी है। उन दलों में हावी है जो परिवारवाद का विरोध करते थे। भ्रष्टाचार उन दलों में सबसे ज्यादा हावी है जो अपने आप को ईमानदार होने की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बात करते थे। और नफरत का माहौल इतना ज्यादा है कि एक जाति, एक धर्म, एक तरह के लोगों को मार डालने की स्थिति है। ये जब स्थितियां हों तो हमें हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर साहब की याद आती है। आज उनका 132वां जन्मदिन है। उनको नमन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपनी गोद में समाए कि उन्होंने इस देश को उतना शानदार स्थान दिया। उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मैं कोट करना चाहूंगा कि धर्म में भक्ति आत्मा में मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा जाना पतन का प्रतीक है। इससे पतन का रास्ता निश्चित है और आखिरकार तानाशाही शुरू हो जाती है। इसको लेके उन्होंने कहा था। ऐसे में बाबा साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा था, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का निश्चित रास्ता है और जो आखिरकार तानाशाही पर खत्म होता है। इसलिए मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। निश्चित रूप से आज बाबा साहब के जन्मदिन पर हमें यही समझना चाहिए। और जब हम इसकी बात करते हैं तो आज हमें आज की राजनीति याद आती है। तमाम सारे लोग ढोंग करते हैं जिन्होंने असमानता को बढ़ावा दिया। वो आज जाकर के कहते हैं कि हम बाबा साहब को फूल चढ़ा के या उनको नमन करके कहते हैं कि हम सबसे बड़े अनुयायी हैं। यह दुख होता है। बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले देश के कानून मंत्री थे और उन्हें जब शपथ दिलाई गई थी, अपने आप में एक जिसे कहेंगे अद्भुत पल था। तो यह आप समझिए, तो देश की आजादी के बाद में उन्होंने किसी से रिश्ता रखा तो वो कांग्रेस से रखा। और यही नहीं, आपको याद होगा मुंबई में जब बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने हरा दिया तो क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू? उनका नहीं, इतने विद्वान व्यक्ति को सदन से, संसद से बाहर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया। यह आपको जानने की जरूरत, तो आप समझ सकते हैं। और इसी समय कुमारी शैलजा हैं जो कांग्रेस पार्टी की दलित समाज से आती हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उनका देश में आर्थिक असमानता के हालात हैं। सबसे गरीब 20% लोग जिनकी आय 50% से अधिक घट गई है, निम्न मध्यम वर्गीय लोग जिनकी 25% से अधिक आय घट गई है, और सबसे गरीब की बजाय सबसे अमीर लोगों की 20% जो अमीर लोग हैं उनकी आय 40% से ज्यादा बढ़ गई है। फिर भी मोदी सरकार कहती है कि अडानी का नाम मत लो। हमारा जो दलित वर्ग है इस सरकार की पॉलिसी से सबसे ज्यादा आज वो प्रभावित है, प्रताड़ित है। दो तीन बातें रखना चाहूंगी। सबसे करीब 20% भारतीय लोगों ने अपनी रियल इनकम को 50% गिरते देखा है इन सालों में, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लोअर मिडिल क्लास का 25% इनकम गिरी
और जो सबसे अमीर 20% लोग हैं, उनकी इनकम 40% बढ़ी है। सबसे गरीब और गिरा है, गरीब और गिरा है। लोअर मिडिल क्लास और गरीब हुआ है, और जो अमीर हैं वो 40% और अमीर हो गए हैं। और फिर ये कहते हैं कि अडानी जी का नाम मत लो, उनकी इनकम बढ़ रही है तो हमें गर्व होना चाहिए। तो क्या अगर हमारे गरीब की इनकम गिर रही है, क्या उस पर भी ये गर्व करना सिखाएंगे हमें? ये सवाल है। साथियों, जो हमारा कमेरा वर्ग है, वर्कर्स हैं, उनकी इनकम, उनकी रियल वेज स्टैग्नेंट है। महंगाई बढ़ रही है, आसमान को छू रही है, लेकिन हमारे वर्कर की इनकम नहीं बढ़ सकती, वो वहीं पर रहेगी। 2-3 आंकड़े देना चाहूंगी। 9 साल के मोदी कार्यकाल में खेत मजदूर की रियल वेज केवल 0.9% बढ़ी है एक साल में, एक साल। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रियल इनकम 0.2% बढ़ी है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है उनकी इनकम केवल 0.3%, ये इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करके बताया है, इतनी बढ़ी है। साथियों, जो असली डेटा है उसको ये सरकार क्यों जानबूझकर छिपाती है? आप जानते हैं, क्योंकि सबसे गरीब लोग तो या दलित होते हैं या आदिवासी होते हैं, और वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए 2012 से अब तक, और जो सोशो इकोनॉमिक का सेंसस भी हमारी सरकार ने किया था, उसका डेटा भी अभी तक रिलीज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों छिपा रहे हैं आप असलियत को देशवासियों से, दुनिया से? क्योंकि अगर करेंगे तो कड़वी सच सामने आएगी और आपको उसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन आपने गरीब के लिए तो करना नहीं है, आपने तो अमीर लोगों के लिए करना है। 2021 का सेंसस रोक दिया कि कोविड के कारण। तो साथियों, इस पर अगर डेटा नहीं होगा तो ना आप प्लानिंग कर सकते हैं, ना आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ना वो लोग जो सबसे जरूरतमंद है, ना उनकी आप मदद कर सकते हैं। केवल दिखावा, लिप सर्विस, जो ये सरकार माहिर है करने में, केवल वो किया जाता है। और इस दौर में सिर्फ अडानी अंबानी ही तो बढ़े, और बढ़ा कौन है? इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं हम दो, हमारे दो वाली सरकार है, और वही हो रहा है। और इस चरण में हो क्या रहा है? आप देखिए, इन दिनों चुनाव की प्रक्रिया चल रही है कर्नाटक राज्य की। यह कर्नाटक वही राज्य है जो 1956 में अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1956 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक राज्य का दर्जा दिया था और बनाया था। तब यह मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया, और यह कर्नाटक राज्य बना। आप इसको समझ लीजिए, इसकी स्थिति क्या है। इसकी भौगोलिक स्थितियां यह है कि यह अरब सागर से भी जुड़ता है और गोवा से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। उत्तर में यह महाराष्ट्र से जुड़ता है, और पूर्व में यह आंध्र प्रदेश से जुड़ता है, दक्षिण में यह तमिलनाडु से जुड़ता है, और दक्षिण का ही कुछ हिस्सा केरल से भी जुड़ता है। तो यह आप समझिए बहुत अद्भुत राज्य है। यहां सोने की खदानें भी हैं और चंदन के वन भी हैं। यहां पर मिर्च भी होती है और मछली भी होती है, तमाम मसाले भी होते हैं जो पूरी दुनिया में जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए, यहां दूध भी बहुत होता है। नंदिनी दूध का इन दिनों चर्चा चल रही है, क्योंकि उस नंदिनी को खत्म कर देने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। जो हम दो हमारे दो वाले लोग हैं, वो कब्जा कराना चाहते हैं गुजरात की अमूल का नंदिनी पर।
और नंदिनी को खत्म कर देना चाहते हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और उनका विरोध चल रहा है। यही नहीं, जो लाल मिर्च होती है वो लाल मिर्च भी कर्नाटक की खत्म कर देना चाहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी, या कह देंगे सबसे बड़ी जो है अब तक पूरे दुनिया में मिर्च की यदि मंडी है, कहीं बाजार है, तो वो कर्नाटक में है। और उस बाजार पर अब कब्जा गुजरात करना चाहता है, गुजराती करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी लोग हैं। उनको कब्जा कराने का पूरा खेल रच दिया गया है। 50,000 टन मिर्च, लाल मिर्च गुजरात से ला करके वहां के कोल्ड स्टोरेज में रख दी गई है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो उसे बेच के नक्की किया जाए और इस बाजार पे कब्जा कर लिया जाए। क्योंकि लालमी यदि देखेंगे तो गुजरात की लालमी ज्यादा होती है बनस्पत कर्नाटक की, यह वजह है। इसके अलावा मछली बाजार पर भी कब्जा करने की कोशिश, मछली गुजरात में भी होती है, तो गुजरात के लोगों का जो कब्जा है वो वहां से इसे जिस तरीके से करने का कोशिश कर रहे हैं और यहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा दूध का मैं आपको बता ही चुका हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के हाथ में यहां के ये संगठन है और वो ये कब्जा कराने, और ये कब्जा हो गया तो कर्नाटक के तमाम सारे लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस राज्य का सामाजिक संतुलन भी बड़ा अद्भुत है। यहां लिंगायत भी हैं, पिछड़े भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे हैं और सबका सामंजस्य बहुत प्यारा सामंजस्य। और ये आज से नहीं है, हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक राज्य है कर्नाटक। तो इससे आप समझ सकते हैं कर्नाटक सब इतना अद्भुत है कि यहां का जो संयोजन है, सब कुछ है, वो अपने आप मिलाता है। यदि आप पाषाण युग की बात करेंगे तब भी कर्नाटक होता था। पाषाण युग की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा। हड़प्पा की सभ्यता में जो खुदाई हुई तो उसमें कर्नाटक का कोलार से निकला हुआ सोना ही मिला था। तो आप समझिए कि कितना प्राचीन है, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। तक्षशिला और ये सारी चीजें जब आप इनकी सबकी बात करते हैं तो आपको कर्नाटक आता है। कर्नाटक के राज्यों का भी बड़ा सारा जिक्र है, बहुत सारे आपने सुने होंगे, तमाम सारे शिलालेख आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले के वक्त का कर्नाटक की सभ्यता है। तो इससे आप समझिए। और ये यदि आप अशोक सम्राट के समय की बात करेंगे तो नंद वंश और ये सारे सब सम्राट अशोक और इन सब के राज्यों का इसमें उदाहरण मिलता है। इसके बाद में इसमें चालुक्य राजा रहे हों, चाहे बहुत सारे रहे हैं, राष्ट्रकूट रहा है, दूसरी और चीजें रही हैं। तो शताब्दियां गुजर गई यहाँ के राज्य। आज उसकी संस्कृति, सभ्यता, सब चीजों को नष्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि नफरत पनपी है और नफरत के लिए सब किया जाता है। और जब ये किया जाता हो तो सवाल उठता है। आज कर्नाटक पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक में इस समय सत्तारूढ़ है। सत्ता मिली नहीं थी, जनता ने नहीं दी थी, लूट ली गई थी। जो सत्तारूढ़ दल थे उन्हें तोड़कर पैसे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके किस तरीके से लूट लिया गया। और लूटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता स्थापित की थी। और उसमें जो हो रहा है वो आप समझिए। कर्नाटक में भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में। बावजूद इसके देश का कोई मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, दूसरे हो, कोई इस पर चर्चा भी नहीं कर रहा है। बड़ा अद्भुत लगता है। भाजपा ने सीट घोषित की और भाजपा में भगदड़ मची। तो जैसा रणदीप सुरजेवाला ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही कर्नाटक बीजेपी कैंडिडेट्स की सूची आई, पार्टी के अंदर भगदड़ सी मच गई और इस्तीफों की झड़ी लग गई। कौन कौन से वो नाम हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है, एक बार जरा उन नाम पर, उन चेहरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है लक्ष्मण सावदी, एक्स डिप्टी सीएम, डीपी नारिबोल,
एक्स एमएलए एमपी कुमारस्वामी, एमएलए रामप्पा लमानी, एमएलए गुलिहट्टी शेखर, एमएलए शंकर आर, एमएलसी एस अंगारा, मंत्री डॉक्टर विश्वनाथ येदुरप्पा के करीबी। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कितने ही नेताओं की जानकारी हमें मिली थी, लेकिन खबर ये मिली है कि ये महज ट्रेलर है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं कि जो है 51 लोगों की टिकट काटी है, उसकी जगह पे कोई बहुत ईमानदार या अच्छे लोगों को टिकट दे दी है या जातिगत समीकरण बिठा दिया है। नहीं, उन्होंने भ्रष्ट लोगों को भी टिकट दिया है, उन भ्रष्ट लोगों को दिया है जिन भ्रष्ट लोगों पर वो खुद सवाल उठाते थे। इसको लेके बड़े अच्छे ढंग से बताया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। Every sixth candidate announced by BJP is either son or daughter or brother or uncle or nephew or son-in-law or brother-in-law or dada or wife or daughter or nana. You name any relationship which you can think of. You will find in this list of 35 candidates out of 212 candidates announced by BJP. So now BJP had become, I will say in mathematical formulation, because Karnataka is more scientific than other parts of the country. In the form of mathematics, nepotism plus rowdiness is equal to BJP. And we are seeing the examples of rowdiness every day. 1,200 complaints were withdrawn, cases were withdrawn, and the people who arrested those rowdies, now that the same person, the same ex-IPS officers are going to the houses of those rowdies to get support for seeking their support. Is this BJP? Is this the new or the display of BJP? I will say nepotism plus rowdiness, and I will add one more, maybe day after tomorrow, plus 40% commission is the synonym of BJP. If you ask what is BJP in Karnataka, first of all, help uncle, help brother, help daughter, help son, help chacha, help kaka, help nana, help dada. If that list you are not finding, then help rowdies. If you are not able to get rowdies, then 40% commission. Take and help those people. That is Bharatiya Janata Party. People of Karnataka had already decided, and the various surveys which are coming out in the market, we are crossing 140 mark. इसके बाद में उन्होंने परिवारवाद भी किया है। परिवारवाद की स्थिति यह है कि किसी के बेटे को, किसी के भतीजे को, किसी को भाई को, किसी को मतलब बेटी को, पत्नी को, क्या इस तरह से दिया है। कर्नाटका भाजपा का नया फॉर्मूला है परिवारवाद, राउडीनेस और 40% कमीशन। ये बीजेपी कर्नाटक की हकीकत है। जो भाजपा हमेशा कांग्रेस पार्टी पे परिवारवाद के नाम पे अटैक करती है, आज भाजपा को ये जवाब देना है कि 212 कैंडिडेट में से 35 कैंडिडेट, मतलब हर 6 में से एक जो उनका कैंडिडेट है वो परिवारवाद का शिकार है। हमने आज पूरी लिस्ट ये जारी की है, जहां पे कैंडिडेट का नाम, उसका रिश्ता क्या है लीडर्स के साथ में, उसकी कौन सी सीट है और क्या किस प्रकार से लिस्ट डिक्लेयर हुई, पूरी चीज हमने लिस्ट में डिक्लेयर की कि 35 लोग 212 में से अगर परिवारवाद के शिकार, तो भाजपा को जवाब देना है क्या ये इनकी राजनीति है? कौन से मुंह से आप कांग्रेस पार्टी पे अटैक करते हो? आप जवाब दीजिए। आप तो हवा में बातें करते हैं, हम तो लिस्ट लेके आपके सामने हैं कि आपके पास कोई जवाब है? आप जान चुके हैं कि कर्नाटक ने मन बना लिया है कि आपको हराना है। 40% कमीशन की बात हो, परिवारवाद की बात हो, राउडीनेस की बात हो, हर मामले में बीजेपी इन तीनों के सहारे चला गया है कि बीजेपी को मालूम है कि बुरी तरह से कर्नाटक में हार होने वाली है और सारे रिश्ते हैं इसमें, चाचा, मामा, नाना, ताऊ, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, जमाई, सब कुछ है इसमें। यही तो रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी को जवाब देना है। पूरा परिवार बीजेपी की लिस्ट में, अगर आप लास्ट कॉलम देखेंगे, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो बीजेपी ने बाकी छोड़ा है। और किसकी बलि ली? भाजपा ने किसकी बलि ली? ऐसे कार्यकर्ता जिनकी नींव, भाजपा की जो नींव है कर्नाटक की, जिन कार्यकर्ताओं ने बनाई, आज उनकी बलि लेके परिवारवाद का सहारा भाजपा ने लिया।
जो ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन नहीं देखकर बीजेपी कर्नाटक को बनाया, संवारा, आज उनको टिकट नहीं दिया, आज वो रो रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं। और कई उनके एमएलए कह रहे हैं कि यही 40% सरकार है, कमीशन की सरकार है। आज उनकी दिल की आवाज उबाब पे आ रही है। मन की बात जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आज प्रधान जो कार्यकर्ताओं को, जो एमएलए को टिकट नहीं मिली है, वो हकीकत जनता के सामने। नारी सत्य की बात लाल किले से की थी प्रधानमंत्री ने, इसी साल की थी। और स्थिति क्या है? नारी शक्ति की बात जब करते हैं तो साहब, महिलाओं को टिकट देने में सबसे बुरी हालत है। आप कल्पना कीजिए, 30% महिलाओं को आरक्षण देने की बात होती है और महिलाओं का हक छीनने का काम हो रहा है। तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने किया है, दर्जनों बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। और जब ये हो रहा हो तो सवाल वहीं आता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का अभियान चलता है, लेकिन कहां नहीं चलता है वो भी जान लीजिए। पनामा पेपर्स लीक के मामले में नहीं चला, जबकि पड़ोस के पाकिस्तान ने उसी मामले में अपने प्रधानमंत्री पर कार्रवाई की। दूसरे दलों से ईडी, सीबीआई द्वारा हाँक कर लाए गए दागी नेताओं पर जांच जो चल रही थी वो खत्म कर दी गई या उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन अपने नेताओं पे तो की ही नहीं जाती है। लेकिन विपक्ष के लोगों को इसके नाम पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, खरीदा जाता है और सत्ता को लूट लिया जाता है। अडानी को कोयला खान कैसे नियम बदल के दी जाती है, इस पर कभी जांच नहीं होती है। अडानी पीएम के रिश्ते क्या है, इस पर कभी जांच नहीं होती है। तो यह सत्य है, और जब यह सत्य हो तो आप समझिए। और जिस तरीके से भगदड़ मची है उसको आपको जान लीजिए। बीजेपी के तमाम विधायकों ने किनारा कर लिया, तमाम राजनीति से संन्यास लेने की बात करते हैं। पूर्व मंत्री के ईश्वरप्पा जो लिस्ट जारी होने के बाद में जिस तरह से बोले हैं, उन्होंने कहा मैं संन्यास लेता हूं, मैं किसी वो नहीं, राजनीति नहीं करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। और 72 साल के सदैव जीतते रहे। उनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सेक्टार है, उन्होंने जिस तरीके से किया, वो उन्होंने अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी की, लेकिन कोई बात नहीं पड़ी। विधायक रघुपत भी नाराज हैं, उनकी भी उडुपी से विधायक रघुपत भट्ट ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, टिकट नहीं मिली तो हम उसका जवाब देंगे। वो रो उठे थे कि जिस पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया वो ये कर रही। ईश्वरप्पा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। शिवमोगा में नगर निगम के 21 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। केजीएफ सीट से अश्वनी संपागी जो है, वो जब चुनाव लड़ने की बात आ गई तो उस स्थिति में मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से क्या है। तो रविन्द्रनाथ का टिकट काट दिया गया। तो इस तरह से स्थितियां हो रही हैं। और जब ये स्थितियां हो रही हो तो बात आती है कि साहब आप कौन सी बातें कर रहे हैं और किसकी बातें कर रहे हैं। तो ये हालत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा भाजपा का मतलब भगदड़ पार्टी हो गया है कर्नाटक में, और अपनी सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं मंत्री। क्यों? क्योंकि या तो वो डरे हुए हैं, उनमें भगदड़ मची हुई है, सब कुछ है, और इस तरीके की स्थितियां हो तो आप समझ लीजिए। तो जो ये सब हालात हैं, इन सब हालात में निश्चित रूप से भाजपा की बिल्कुल दम निकली हुई है, लेकिन हाईकमान अपनी तानाशाही जो देश में चला रहा है, वही तानाशाही पार्टी में भी। कोई लोकतंत्र नहीं, अपने कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, किसी की कोई सुनवाई नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी थी और उसके बाद कोई एक शब्द नहीं बोला है। यह होता है। आप किसकी बात करें? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से आते हैं, वो दलित परिवार से हैं और उनके परिवार को पेड़ में बांध के जला दिया गया था एक समय में, इसलिए क्योंकि वो दलित परिवार से थे। ये अन्याय हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान क्या अन्याय हो रहा है, उसी तरीके से कि मुस्लिमों को उसी तरीके से मारा जा रहा है और किया जा रहा है, और जो विरोध में आवाज उठाता है उसे मारा जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं फर्जी। तो यह है भारतीय जनता पार्टी है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, गवर्नेंस। और यदि ये गवर्नेंस हो तो आप कल्पना करिए क्या हो। यही वजह है कि एक समय के बाद लोग तानाशाही से तंग आ जाते हैं, मरने लगते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं।
और जो वीर होते हैं वो लड़ते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, खुल के लड़ रही है और दिखाई दे रहा है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।